गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये यूनिट फर्स्ट का हमारा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने दो टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। जो स्टूडेंट्स अभी नए जुड़े हैं इस ग्रुप से वो पिछली वीडियोस को देख करके अपने जो दो टॉपिक हैं उनको उसमें से पढ़ सकते हैं। ये जो थर्ड टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, क्या ठोस है, द्रव है या गैस है। तो विभिन्न विद्वानों ने इस संबंध में अपने अलग अलग विचार बताए हैं। किसी ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं, किसी ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। तो हम सभी विद्वानों के अलग अलग विचारों को पढ़ेंगे। उसके बाद में कंपैरेटिवली निष्कर्ष रूप में जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई गई है उसके बारे में बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो नॉर्मली किस तरह की है। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है कि शायद ऐसी पृथ्वी हो सकती है। जैसे कि जो पृथ्वी है उसको ऐसा माना गया है कि उसकी आकृति कैसी है, शल की है, यानी परतों के रूप में। जैसे एक प्याज होता है, प्याज के छिलके होते हैं, छिलके को जब हम छील देते हैं उसके बाद में परत हटाते जाते हैं, परत दर परत जो है वो उतरती जाती है उस पर से। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारी जो पृथ्वी है उसमें भी जो विभिन्न परतें हैं वो मौजूद रहती हैं। जो ये परतें हैं पृथ्वी के अंदर, इनकी जो मोटाई है उन्हें रासायनिक या यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी विभिन्न आधारों पर जो हमारी पृथ्वी है उसको परतों के रूप में विभाजित करके उसकी परतों का निर्धारण होता है। जैसे कि हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि ये जो पृथ्वी है इसके अंदर के भाग में तीन प्रमुख परतें जो हैं या प्लेट्स जो हैं वो दिखाई गई हैं, जिसमें एक लिखी हुई है स्टीफर मेंटल, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर। और तीनों ही जो है वो अपनी अलग विशेषताएं रखती हैं। इसके अलावा इसमें जहाँ कॉन्टिनेंट शब्द लिखा हुआ है ये महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, जहाँ ओशियन शब्द है वो महासागर को प्रदर्शित करता है। एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया जो हमारा जलमंडल है उसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा अन्य जो विभिन्न हिस्से हैं जैसे आइस कैप यानी ध्रुवीय क्षेत्र जो है, क्रस्ट के बारे में इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विभिन्न तरीके से जो पृथ्वी है उसको विभिन्न आधारों पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो है हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हम बात करेंगे स्रोतों के बारे में, यानी इस पृथ्वी पर ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके जो स्रोत हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो है प्रत्यक्ष स्रोत और एक है अप्रत्यक्ष स्रोत। यानी प्रत्यक्ष स्रोतों से तो हमें डायरेक्टली पता चलता है कि शायद पृथ्वी ऐसी होगी। तो प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले तो आते हैं ज्वालामुखी। जैसे कि ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है तो विस्फोट के बाद में धरती के अंदर से गर्म तरल लावा पदार्थ निकलता है। तो इससे क्या अंदाज लगाया जाता है कि पृथ्वी की अंदर की अवस्था कैसी है, द्रवीय अवस्था है और गर्म अवस्था है। इसके अलावा समुद्र तलीय छेदन यानी समुद्र में जो छेद हैं, जो छिद्र बन जाते हैं समुद्र के तलों में, उनसे भी विभिन्न आंकड़े हमें मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो दूसरा जो हमारा स्रोत है, मतलब दूसरी ओर जो अप्रत्यक्ष स्रोत है, अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो एक आती है भूकंपीय तरंगें। भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, धरातल के अंदर चलती हैं और धरातल के अंदर चलने के बाद में लास्ट में जाकर धरातल के ऊपर प्रकट होती हैं। तो इनसे भी ये पता चल जाता है कि अलग अलग तरंगें जो हैं वो अलग अलग, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस से होकर गुजरती हैं। तो जिस भी एरिया से होकर गुजरेंगी उसके अंतर्गत ये पता चल जाएगा कि वो एरिया किस प्रकार का है। तो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आते हैं हमारे ज्वालामुखी और अप्रत्यक्ष में आती है हमारी भूकंपीय तरंगें। ये एक संक्षिप्त तौर पर बताया गया है। अब हम इसका विस्तार से देखेंगे। इसके अलावा अन्य भी कई स्रोत हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में, जिनसे हमें डायरेक्टली ही पता चल जाता है कि पृथ्वी इस तरह की होगी। जैसे कि
खनिज निकाले जाते हैं खानों से। तो जब खनिजों का निष्कर्षण होता है खानों से या चट्टानों के अंदर से, तो खनन और ड्रिलिंग की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है, ड्रिलिंग के माध्यम से पत्थर फोड़ा जाता है और उसके बाद खनन का कार्य किया जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट का मतलब जो हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, उस क्रस्ट का निर्माण परतों में हुआ है। क्योंकि आप कभी भी देखना, आपको कभी देखने का मौका मिले तो जहाँ पे खनन होता है, जब ड्रिल किया जाता है, तो जैसे ही चट्टान को काटते हैं तो उसमें परतें सी दिखाई देती हैं। तो ये परत जो है वो खनन कार्य को दिखाती है। सेकंड जो प्रत्यक्ष स्रोत आता है वो आता है ज्वालामुखी विस्फोट। जब पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा या तप्त या अर्ध तरल अवस्था में कोई भी लावा लावा पदार्थ जो होता है वो बाहर निकल करके आता है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, पृथ्वी अंदर कैसी है, अर्ध तरल या तरल अवस्था में। लेकिन जैसे कि हम बात करें खनन और ड्रिलिंग के बारे में, इससे केवल हम पृथ्वी की ऊपरी परत के बारे में जान सकते हैं, पृथ्वी के अंदर के बारे में नहीं जान सकते। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं वो हमें सही जानकारी नहीं देते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। क्योंकि प्रत्यक्ष स्रोतों से हमें केवल कम गहराई तक, मतलब एक निश्चित गहराई तक की पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। अधिक गहराई तक हम ये नहीं जान पाते हैं कि पृथ्वी कैसी है। इसके बाद हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में। प्रत्यक्ष स्रोत से अप्रत्यक्ष स्रोत जो है वो कहीं अधिक ऑथेंटिक, कहीं अधिक विश्वसनीय माने गए हैं, क्योंकि इसके माध्यम से पृथ्वी के अत्यधिक गहराई वाले क्षेत्रों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी में अंदर जाते जाएंगे, गहराई बढ़ेगी, गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ेगा और दबाव भी बढ़ेगा। तो गहराई बढ़ने पर जो पदार्थ का घनत्व है वो भी बढ़ता जाता है, यानी तापमान अधिक होता है तो दबाव भी अधिक पड़ता है परतों पे, जिसके कारण कोई भी पदार्थ जो अंदर मौजूद है उसका घनत्व भी बढ़ता है। तो तापमान और दबाव होने के कारण हम ये जान सकते हैं पर पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम गहराई पर जाएंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। उसके बाद में पृथ्वी की जो सतह है उस पर विभिन्न स्थानों पर जो गुरुत्व विसंगतियां हैं वो पृथ्वी के क्रस्ट यानी जो ऊपरी भाग है उसमें जो पदार्थ हैं उनके द्रव्यमान के असमान वितरण को प्रदर्शित करती है। यानी कि हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उस पर जो ग्रेविटी एनोमेल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी हर क्षेत्र में जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वो अलग अलग रूपों में कार्य करता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो थोड़ा अधिक होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो क्रस्टीय क्षेत्र है उस क्रस्टीय क्षेत्र पर जो गुरुत्वाकर्षण में अंतर मिलता है उससे ये पता चलता है कि पृथ्वी में जो विभिन्न पदार्थ है या ऊपरी परत पे जो विभिन्न पदार्थ हैं उनका जो द्रव्यमान है वो अलग अलग होता है, उनकी जो द्रव्यमान की मात्रा है वो अलग अलग है। इसके बाद में अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत आगे हम बात करें तो जैसे चुंबकीय सर्वेक्षण किए गए हैं। चुंबकीय सर्वेक्षण से ये पता चलता है कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो ऊपरी परत है, उसमें जो चुंबकीय पदार्थ हैं उनका वितरण भी अलग अलग है, यानी एक जैसा चुंबकीय पदार्थों का वितरण नहीं मिलता। इसके बाद उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं, हमारे ब्रह्मांड में, वायुमंडल में बड़े बड़े पत्थरनुमा आकृतियां होती हैं। तो ये जो उल्कापिंड होते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से तो नहीं निकले हैं, मतलब हम बात करें तो ये क्या है, पृथ्वी के अंदर मौजूद नहीं है, ये कहाँ है, हमारे वायुमंडल में, ब्रह्मांड में। लेकिन इनके माध्यम से अन्य कई स्रोत ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि पृथ्वी की आकृति या आंतरिक संरचना किस प्रकार की हो सकती है। तो ये जो स्रोत बताए गए हैं, इसके अलावा वैज्ञानिकों ने समय समय पर डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट पर भी कार्य किया है, जिससे ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर जब हम गहराई में जाएंगे तो जितने भी हमें पदार्थों की प्राप्ति होगी तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत तो हमें ज्वालामुखी और भूकंपीय लहरों के माध्यम से ज्वालामुखी के माध्यम से और समुद्रीय छेदन के माध्यम से पता चलता है। और अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत हम बात करें तो जैसे कि भूकंप है, चुंबकीय पदार्थ है, गुरुत्व बल है, इसके अलावा जो खनन कार्य है उसके माध्यम से, तापमान है, दबाव है, घनत्व, इन सभी तत्वों के माध्यम से हमें पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में पता चलता है।
तो अब जो एक प्रमाण माना गया है इसके स्रोतों के अंतर्गत जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना काफी हद तक स्पष्ट होती है, वह है भूकंपीय लहरों का प्रमाण। तो अब हम भूकंपीय लहरों के बारे में बात करेंगे कि इस तरीके से भूकंपीय लहरें जो हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को प्रदर्शित करती हैं। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जो हमारे ये धरातल जिस पे हम चलते हैं या हम रहते हैं, इसके नीचे सबसे पहले क्रस्ट आता है। उस क्रस्ट से लेकर जो बाह्य कोर है, जो आउटर केस है, यानी जो 2900 किलोमीटर तक है, वहाँ पर पी और एस दो भूकंपीय तरंगे हैं। उनकी गति के आधार पर पृथ्वी के अंतरतम को दो भागों में बांटा जाता है। पी तो होती है प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंगें और एस होती है सेकेंडरी यानी सबसे पहले जब भूकंप स्टार्ट होता है तो वो धरातल के बिल्कुल अंदर से स्टार्ट होता है। अंदर से जहाँ से वो स्टार्ट होता है वो कहलाता है भूकंप मूल। जब वहाँ से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले चलती हैं पी तरंगें। पी तरंगें निकल करके आती हैं, उसके बाद एस तरंगें आती हैं और लास्ट में एल तरंगें आती हैं। तो पी और एस तरंगों की जब गति को देखा गया कि किस तरह से गति करती हैं, तो जो पृथ्वी के अंतरतम है यानी जो सबसे मतलब पृथ्वी का जो क्रस्ट के बाद में भाग है उसको दो भागों में बांटा गया। एक तो है ऊपरी मेंटल बोलते हैं, एक है निम्न मेंटल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में पी और एस तरंगों की गति 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड और 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। किसमें? ऊपरी परत में, जो क्रस्ट और मेंटल वाला क्षेत्र है। जबकि निचली परत की हम बात करें तो इसमें पी और एस की गति कैसी है? 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड और 4.35 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि निचली परत जो है यानी कि जो निम्न मेंटल है उसमें गति ज़्यादा है अपेक्षाकृत ऊपरी मेंटल के। तो ये दोनों जो परतें हैं यानी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, इसके बीच में जो भूकंपीय तरंगों में अंतर है उससे जो है ये पता लगाया जाता है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं मध्यवर्ती परत भी हो सकती है जो लगभग 700 किलोमीटर की गहराई तक है। तरंगों की गति से ये भी पता चलता है कि 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक जितनी भी ऊपरी परतें हैं वो ग्रेनाइट की बनी हैं और मध्यवर्ती जो परतें हैं वो बनी हैं आग्नेय और रूपांतरित शैलों की। जबकि निचली जो परतें हैं वो अधिक घनत्व वाली डूनाइट और पेरिडोटाइट से बनी हुई हैं। पृथ्वी का जो बाह्य कोर है, बाह्य कोर में पी और एस तरंगों की गति 13 किलोमीटर प्रति सेकंड और 9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। उससे पता चलता है कि ये चट्टानें सबसे ज़्यादा घनत्व वाली हैं जो बाह्य कोर में मिलती हैं। फिर हम पृथ्वी के अंतरतम में जाते हैं यानी सबसे आंतरिक भाग में जब हम जाते हैं तो एस तरंगें तो विलुप्ति हो जाती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यह तरल पदार्थों का बना है जो अंतरतम है, क्योंकि एस तरंगें जो होती हैं वो तरल पदार्थ में नहीं चल सकती। इसके बाद में पी तरंगों की जो गति है उसके द्वारा भी ये अनुमान लगाया जाता है कि यह तरल भाग लोहा और निकिल जैसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों से बना हुआ है। तो इस तरीके से जो पी तरंगे हैं और जो एस तरंगे हैं उनके माध्यम से हमें पृथ्वी के जो अंतरतम है उसके बारे में पता चलता है। यानी कि जहाँ पे ये तरंगे जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से गति करती हैं, जिससे ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंतरतम में कौन सा भाग जो है वो किस तरह का बना हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि हर तरंग की जो गति होती है वो अपनी अलग अलग प्रकार की होती है और भूकंपीय लहरें जो होती हैं उसमें प्रमुख रूप से पी और एस और एल तीन तरंगें होती हैं। लेकिन जो पी और एस तरंगें हैं वो ही मेनली